बलिया उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसकी शांत छवि अक्सर एक आदर्श ग्रामीण जीवन का प्रतीक मानी जाती है। मई 2025 की शुरुआत में इस शांतिपूर्ण जिले की छवि हिंसक रूप से टूट गई। एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जो एक सामान्य दिन के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही विश्वासघात और क्रूरता की एक भयावह गाथा में बदल गया। गांव के लोग इस घटना से स्तब्ध थे। कुछ अनहोनी की शुरुआती सुगबुगाहट कटी फटी मानव अवशेषों की खोज के साथ एक भयावह सच्चाई में बदल गई। यह दृश्य किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये केवल शरीर के अंग नहीं थे, ये एक बेरहमी से बुझाए गए जीवन के टुकड़े थे, जिन्हें एक काले रहस्य को छिपाने के लिए निर्दयतापूर्वक बिखेर दिया गया था। पुलिस के लिए यह एक जटिल पहेली बन गई थी। पहली भयावह खोज 10 मई 2025 को हुई। यह दिन गांव के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। खरीड़ गांव के पास पॉलीथीन में वीभत्स रूप से लिपटे हुए कटे हुए हाथ और पैर फेंके हुए पाए गए। यह दृश्य किसी भी व्यक्ति के लिए असहनीय था। यह कोई आकस्मिक खोज नहीं थी। यह सबूत मिटाने, पहचान मिटाने का एक जानबूझकर किया गया क्रूर प्रयास था। अपराधियों ने अपने निशान छुपाने की पूरी कोशिश की थी। इस खोज की प्रकृति ने स्थानीय पुलिस विभाग में सनसनी फैला दी, यह संकेत देते हुए कि वे असाधारण क्रूरता वाले अपराध से निपट रहे थे। पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। तत्काल चुनौती न केवल पीड़ित की पहचान करना थी, बल्कि इतने बर्बर कृत्य के पीछे की राक्षसी मानसिकता को समझना भी था। पुलिस को अपराधियों की मानसिकता का विश्लेषण करना था। पुलिस जानती थी कि वे समय के विरुद्ध दौड़ रहे थे, न केवल पीड़ित के शेष अंगों को खोजने के लिए, बल्कि अपराधियों को सुराग छोड़े बिना गायब होने से पहले पकड़ने के लिए भी। यह एक दौड़ थी जिसमें हर पल कीमती था। इस भयावह मामले के केंद्र में पीड़ित थे 62 वर्षीय सेवानिवृत्त सैनिक देवेंद्र कुमार। कुछ लोग उन्हें राजेंद्र कुमार या देवेंद्र राम के नाम से भी जानते थे। उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय सेना की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO विंग को समर्पित किया था। देवेंद्र कुमार ने बलिया के एक इलाके बहादुरपुर में एक घर बनाया था। यहीं पर उनकी पत्नी माया देवी रहती थीं, अक्सर अकेली, क्योंकि उनके बच्चे कथित तौर पर शिक्षा और रोजगार के लिए कहीं और रह रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यही घर उस षड्यंत्र का केंद्र बन जाएगा जो अंततः उनकी भीषण हत्या का कारण बनेगा। इस भयावह षड्यंत्र के केंद्र में पीड़ित देवेंद्र कुमार की 50 वर्षीय पत्नी माया देवी थीं। एक शोक संतप्त विधवा होने के बजाय माया देवी मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में सामने आईं। एक ऐसी महिला जिसने कथित तौर पर एक अवैध संबंध के लिए अपने वैवाहिक वचन का सौदा किया। इस जघन्य अपराध में मुख्य साथी की पहचान माया देवी के प्रेमी अनिल यादव के रूप में हुई। उनके अवैध संबंध ने ही देवेंद्र कुमार को खत्म करने के फैसले के पीछे मुख्य मकसद का गठन किया। 2 अन्य व्यक्तियों मिथिलेश पटेल और सतीश यादव की पहचान अनिल यादव के सहयोगियों के रूप में की गई और वे भी हत्या में शामिल थे। इन चारों, माया देवी, अनिल यादव, मिथिलेश पटेल और सतीश यादव ने मिलकर एक घातक गठबंधन बनाया। संदेह को दूसरी दिशा में मोड़ने के एक निर्लज्ज प्रयास में माया देवी ने 10 मई 2025 को एक सुनियोजित कदम उठाया। ठीक उसी दिन जब देवेंद्र कुमार के कटे हुए अंगों का पहला सेट मिला, वह बलिया कोतवाली पुलिस स्टेशन गई। वहां उन्होंने अपने पति के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में माया देवी ने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसका उद्देश्य जांचकर्ताओं को गुमराह करना था। उन्होंने दावा किया कि उनके पति अपनी बेटी को लेने के लिए बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन जाने के लिए घर से निकले थे। यह विस्तृत लेकिन पूरी तरह से झूठा विवरण उनके घर के भीतर किसी भी आपराधिक घटना की ओर इशारा न करने वाली उनकी अनुपस्थिति के लिए एक समय रेखा और एक कारण स्थापित करने के लिए था। माया देवी द्वारा बुना गया झूठ का सावधानीपूर्वक बनाया गया जाल लगभग तुरंत ही बिखरने लगा। उसकी कहानी में कई खामियां थीं जो पुलिस की पैनी नजर से बच नहीं सकी। 10 मई 2025 को जिस दिन माया पुलिस के पास पहुंची, उसी दिन सिकंदरपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक भयावह खोज हुई। यह खोज न केवल पुलिस के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक झटका थी। खरीड़ गांव के पास ग्रामीणों को मानव हाथ और पैर मिले,
जो पॉलीथीन बैग में बेरहमी से लिपटे हुए थे और ऐसे फेंके गए थे मानो वे महज कूड़ा हो। यह दृश्य इतना भयानक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। इस खोज ने ग्रामीण समुदाय में तत्काल सनसनी फैला दी और स्थानीय पुलिस को हाई अलर्ट पर कर दिया। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। 2 दिन बाद 12 मई 2025 को उनकी भयावह आशंकाओं की पुष्टि हो गई। पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक मानव शरीर का धड़ मिला, जिससे इस पहेली में एक और भयावह टुकड़ा जुड़ गया। यह खोज पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इन शरीर के अंगों की बरामदगी एक एक करके बीभत्स टुकड़े जांचकर्ताओं के लिए एक तेजी से भयावह तस्वीर पेश कर रही थी। हर नए सुराग के साथ मामला और भी जटिल होता जा रहा था। पीड़ित का सिर अभी भी गायब था, सबूत और पहचान का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा, जिसे अपराधियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किया था कि वह आसानी से न मिले। पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। प्रत्येक खोज पुलिस को सच्चाई के करीब ला रही थी, लेकिन साथ ही एक वास्तविक रूप से विकृत आपराधिक कृत्य के केंद्र में भी ले जा रही थी। यह मामला जितना सुलझता जा रहा था, उतना ही भयावह होता जा रहा था। कटे फटे शरीर के अंगों की खोज के साथ पुलिस जांच तेज हो गई। माया देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट, जो 10 मई को दर्ज की गई थी, अब गहन जांच के दायरे में आ गई। जांच में एक महत्वपूर्ण सफलता कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स या सीडीआरस के विश्लेषण से मिली। पुलिस ने देवेंद्र कुमार के मोबाइल फोन और उनकी पत्नी माया देवी के सीडीआरस की सावधानी पूर्वक जांच की। जो उन्होंने पाया वह माया के दावों के बिल्कुल विपरीत था। देवेंद्र कुमार का फोन वास्तव में कभी भी बलिया में उनके घर के आसपास के क्षेत्र से बाहर नहीं गया था। इस महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सबूत ने माया के बयान को सीधे तौर पर कमजोर कर दिया। जैसे जैसे माया देवी और अनिल यादव के खिलाफ सबूतों का भार बढ़ता गया, पुलिस ने सीधे आमना सामना करने का फैसला किया। माया के बयान में विसंगतियां, दोषारोपण करने वाले फोन रिकॉर्ड्स और उनके अवैध संबंध की कानाफूसी ने गहन पूछताछ के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। पुलिस की निरंतर पूछताछ के दबाव में माया देवी और अनिल यादव आखिरकार टूट गए। उन्होंने उसकी हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की, जिसका मकसद उसे रास्ते से हटाना था ताकि उनका प्रेम प्रसंग बिना किसी बाधा के जारी रह सके। उन्होंने स्वीकार किया कि देवेंद्र की हत्या करने के बाद उन्होंने उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए। उन्होंने आगे कबूल किया कि इन शरीर के अंगों को सिकंदरपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बिखेर दिया था। एक अवैध संबंध से उपजा और एक क्रूर हिंसक कृत्य में समाप्त होने वाला पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया। दोषारोपण करने वाले इकबालिया बयानों और पुष्टि करने वाले सबूतों के बाद पुलिस ने देवेंद्र कुमार की हत्या में शामिल सभी लोगों को पकड़ने के लिए तेजी से कार्रवाई की। सबसे पहले माया देवी और अनिल यादव के एक सहयोगी मिथिलेश पटेल को हिरासत में लिया गया। माया देवी और एक कथित साथी के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने शेष अभियुक्तों अनिल यादव और सतीश यादव को पकड़ने के अपने प्रयास तेज कर दिए। अनिल यादव और सतीश यादव का पीछा 20 मई 2025 को एक नाटकीय मुठभेड़ में समाप्त हुआ। खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम ने बलिया के परिखरा जेल क्षेत्र में टाउन पॉलिटेक्निक के पास दोनों फरार आरोपियों का पता लगाया। इस गोलीबारी के दौरान अनिल यादव के पैर में गोली लगी। संक्षिप्त गोलीबारी के बाद अनिल यादव और सतीश यादव दोनों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। मई 2025 के अंत तक चारों आरोपियों के हिरासत में होने के बावजूद इस भयावह पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा अभी भी गायब है, देवेंद्र कुमार का सिर। यह मामला न केवल पुलिस के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चुनौती बन गया है। माया देवी और अनिल यादव के कबूलनामे के बाद कि उन्होंने इसे घाघरा नदी में फेंक दिया था, पुलिस ने एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। इस अभियान में कई संसाधनों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। गोताखोरों को लगाया गया है जो अभियुक्तों द्वारा बताए गए क्षेत्रों में अथक रूप से नदी तल को खंगाल रहे हैं। वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि देवेंद्र कुमार के परिवार को न्याय मिल सके। घाघरा नदी, जो अपनी तेज धाराओं और गंदे पानी के लिए जानी जाती है, इन प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। इस नदी में तलाशी अभियान चलाना बेहद कठिन है। इस बीच चारों आरोपी माया देवी,
अनिल यादव, मिथिलेश पटेल और सतीश यादव पुलिस हिरासत में हैं। उनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। उन पर हत्या, षड्यंत्र और सबूत नष्ट करने सहित गंभीर आरोप हैं। पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है। कानूनी प्रक्रिया चल रही है और अभियोजन पक्ष अब इकबालिया बयानों, बरामद शरीर के अंगों, हत्या के हथियार, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपने निर्णय तैयार करता है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। देवेंद्र